हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में अम्ल के बारे में जाना था, उसके गुण तथा उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा था और यह भी पढ़ा था कि कैसे हम अम्ल की पहचान करेंगे तथा अम्ल के बारे में बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस क्लास में भस्म को जानेंगे और उससे रिलेटिव हर प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि आपको आज का हमारे क्लास कैसा लगा। तो आइए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भस्म किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो तो हम समझेंगे कि वो अम्ल है। उसी प्रकार भस्म का भी एक ऐसा समझने का तरीका होता है कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वा लगे या तीखा लगे तो हम समझेंगे कि वो जो है पदार्थ वो हमारा भस्म है। ऐसे कोई बोलता है भस्म और क्षार एक ही होता है, परंतु भस्म और क्षार दो अलग अलग होते हैं। इसकी जानकारी भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो आइए अब हम डिफिनेशन के द्वारा भी समझते हैं कि भस्म किसे कहते हैं। देखिए, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा यह अम्ल से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और यह जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीन कर देता है और उदासीन करने के बाद लवण का निर्माण करता है। जैसे में हमारा हो गया KOH, NaOH आदि, ये सभी भस्म होते हैं। जब इन सभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम किसी अम्ल से कराते हैं तो वो उदासीन होकर लवण का निर्माण करता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। जैसे कि कोई बोलता है, कोई कहीं कहीं भस्म के शब्द का भी प्रयोग करता है, कोई क्षार का भी प्रयोग करता है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में बस एक माइनर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जब हम किसी भस्म को, जैसे पोटेशियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड, इन सभी में से किसी भस्म को जब हम जल में घुला देते हैं या मिला देते हैं तो जो जो इस पदार्थ की हमें प्राप्ति होती है उसे हम क्षार कहते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है कि भस्म को जल में जब मिला दिया तो क्षार बन गया, ऐसे जो है वो भस्म हो गया। तो जो भस्म होता है, जो जल में विलय होता है, उसे हम क्षार कहते हैं और ऐसे ही जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसे हम भस्म ही कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया होगा कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोनों को क्यों रिपीट कर रही हूँ। देखिए, दोनों को रिपीट करने से ये होता है ना, हमें पहले वाला भी याद रहता है। जैसे अभी हम भस्म पढ़ रहे हैं, उसके गुण पढ़ रहे हैं, उसके गुणों को, उपयोगों को पढ़ेंगे तो हम कंपेयर करेंगे अम्ल में, जिससे हमें अम्ल वाला भी याद रहेगा और भस्म वाला भी याद हो जाता है। ऐसे हम थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों ऐसे डिफरेंट है। किसी का जैसे वो स्वाद में खट्टा हो गया तो ये कड़वा हो गया, ऐसे दोनों को हम रिकॉल करके पढ़ेंगे तो हमें दोनों का रिवीजन होता रहेगा। तो आर्हेनियस, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि आर्हेनिया एक व्यक्ति थे जिन्होंने भस्म की परिभाषा अपने शब्दों में दी या निरीक्षण करके किसी पदार्थ का बताया कि वह पदार्थ अम्ल है या भस्म है। तो जानते हैं कि उन्होंने निरीक्षण कर किस अनुसार बताया कि कोई पदार्थ भस्म है। देखिए, उनके हिसाब से या उनके अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी कि किसी पदार्थ को हम ले लिए और उसे जल में अगर घुला दिया, अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस की प्राप्ति हो जाए तो हम समझेंगे कि वो जो हमारा पदार्थ था वो भस्म था और अम्ल में था हमारा H+ आयन, यानी कि उसमें हमें H+ आयन की प्राप्ति हो जाती है तथा भस्म में हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब हम इसे जल में विलय करते हैं तो हमारा Na जो कि प्लस में होता है तथा OH- अलग अलग, Na और OH अलग अलग टूट जाता है और हमें OH- प्राप्त हो जाता है। हमें बस यहाँ पे Na हो या कोई और धातु हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। हमें बस देखना यह होता है क्या हमें OH- की प्राप्ति हुई।
अगर हमें OH माइनस की प्राप्ति हो जाती है तो हम समझेंगे कि वो जो पदार्थ था हमारा वो भस्म था। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में विलय करते हैं तो हमें कैल्शियम धातु प्राप्त होता है तथा हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सोडियम रहे, कैल्शियम रहे, पोटेशियम रहे या कोई भी धातु रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें बस देखना यह है क्या हमें OH माइनस आयन की प्राप्ति हुई। अगर OH माइनस आयन की प्राप्ति हो जाती है तो हम समझेंगे कि वह भस्म है। अगर हमें H प्लस आयन की प्राप्ति होती तो हम समझते हैं कि वो जो हमारा पदार्थ है वो अम्ल है। इसी तरह दोनों को आप एक दूसरे से कंपेयर करके याद करेंगे तो आपका पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा तथा दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि भस्म के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसका पहला गुण हो गया हमारा, भस्म स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। देखिए, जैसा कि मैंने अब आपको बताया होगा पिछले क्लास में कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो हम सभी अम्लों को चख कर नहीं बता सकते हैं कि वह स्वाद में खट्टा होता है। कुछ अम्ल हानिकारक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार सभी भस्मों को चख कर नहीं बताया जा सकता है कि वो जो पदार्थ है वो भस्म है कि या अन्य कोई पदार्थ है। कुछ प्रयोगों के द्वारा भी बताया जा सकता है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। सभी भस्म भी लाभदायक नहीं होते हैं, कुछ भस्म हानिकारक भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अम्ल में भी बताया होगा कि कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं, उस प्रकार कुछ भस्म भी हानिकारक होते हैं। दूसरा नंबर हो गया हमारा, भस्म के जलीय विलयन को छूने से हमें साबुन जैसा चिकना होता है। यानी कि जब किसी भस्म को हम जल में घोल लेते हैं तो हम उस जल को अगर स्पर्श करते हैं तो हमें साबुन जैसा चिकना सतह या कुछ चिकना महसूस होता है, बिल्कुल साबुन के जैसा। अगर हम ऐसा महसूस हो तो हम समझेंगे कि उस विलयन में भस्म घुला हुआ है। हमारा नेक्स्ट गुण हो गया, अधिकांश भस्म रंगहीन होता है। रंगहीन यानी बिना रंग का या उसमें रंग नहीं होता है। अधिकांश जो हमारे भस्म होते हैं वो बिना रंग के होते हैं। चौथा नंबर हो गया हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर सभी भस्म गंधहीन होते हैं। देखिए, सभी भस्म गंधहीन होते हैं यानी कि उसमें गंध नहीं होता है। बस एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही ऐसा भस्म होता है जिसमें से गंध उत्पन्न होता है, यानी कि जिसमें से गंध हमें मिलती है, जिसको हम महसूस कर या सूंघ कर बता सकते हैं कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। उसके अलावा अन्य सभी भस्म गंधहीन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। हमारा अगला नंबर हो गया, कुछ भस्म जल में विलय और कुछ अविलय होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल में विलय भस्म का स्वाद कड़वा होता है या साबुन की तरह चिकना होता है। जब हम उसे छूते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वह साबुन की तरह चिकना होता है। तो देखिए, सभी भस्म जल में नहीं घुल पाते हैं। कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे आप दैनिक जीवन में भी देख लीजिए कि मिट्टी जो होता है वो जल में घुल जाता है, परंतु जो हमारा बालू होता है वो जल में नहीं घुल पाता है। उसी प्रकार भस्म में भी होता होगा, कुछ भस्म में भी होता है कि कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो कि जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तथा कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं। 6 नंबर हो गया हमारा, कुछ भस्म विषैले एवं हानिकारक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको भस्मों की पहचान में बताया कि हम इसे चखेंगे तो अगर हमें यह कड़वा लगेगा या तीखा लगेगा तो हम समझेंगे कि वह पदार्थ जो है वह हमारा भस्म है। परंतु सभी पदार्थों को या सभी भस्मों को हम नहीं चख सकते क्योंकि वह कुछ विषैले या हानिकारक भी हो सकते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उन्हें किसी अभिक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है कि जिस पदार्थ का हमने अभिक्रिया में उपयोग किया है वो अम्ल है या भस्म है। इसकी जानकारी हम भस्म के रासायनिक गुणों में करेंगे। 7 नंबर हो गया हमारा, कुछ भस्म जैसे कि टूथपेस्ट दांत की सुरक्षा करते हैं। देखिए, टूथपेस्ट एक हमारा क्या है, वो एक हमारा भस्म है जो कि एक दुर्बल भस्म है क्योंकि सभी भस्म को तो हम चख नहीं सकते हैं, खास करके प्रबल भस्म को। इसका उपयोग ये दांत की सुरक्षा करने में होता है। तो इस टूथपेस्ट का उपयोग दांत की सुरक्षा करने में कैसे होता है, इसकी चर्चा हम आने वाले क्लास में ज़रूर करेंगे। तो
हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख पाएँ तथा आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं भस्मों के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। भस्मों के रासायनिक गुण में हमारा पहला नंबर हो गया, भस्म कुछ धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कि भस्म कुछ धातु यानी कि जो हाइड्रोजन के ऊपर हो उन सब से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे में हमारा Zn ले लीजिए, जिंक एक धातु है, और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा भस्म है। जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें Na2Zn2 यानी कि सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर ऐसे मुक्त हो जाता है। तो अगर हम किसी पदार्थ से भस्म की अभिक्रिया कराएं तो उसमें हाइड्रोजन गैस की हमें प्राप्ति होती है, जो कि भस्म का एक रासायनिक गुण होता है। इसका दूसरा रासायनिक गुण होता है, भस्म को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है तो अमोनिया गैस उत्सर्जित होती है। जब हम किसी भस्म को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबालते हैं तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। फॉर द एग्जाम्पल ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा अमोनिया गैस प्राप्ति हुआ और हमें जल बना तथा NaCl लवण की प्राप्ति हो गई। तो यानी कि भस्म को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है तो अमोनिया गैस उत्सर्जित होता है। आप सोच रहे होंगे अमोनिया गैस से क्यों बना और कोई पदार्थ क्यों नहीं बना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण तथा अब रासायनिक अभिक्रिया। उनका क्लास ले लीजिए। अगर आप उन सभी विषयों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से बना पाएंगे। इसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना पाएंगे कि जब हम NH4Cl तथा NaOH को मिलाएं तो हमें अमोनिया गैस से क्यों प्राप्त हुआ। आप स्वयं से ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया। उसमें ये बहुत सारी अभिक्रियाओं को बताया गया है जिसके द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। देखिए, अधातु का ऑक्साइड यानी कि अम्ल होता है। एक इम्पोर्टेंट, अधातु का ऑक्साइड या अम्ल, कहीं कहीं अम्ल भी लिखा रहता है, कहीं कहीं अधातु का ऑक्साइड भी लिखा रहता है। दोनों का अर्थ हमारा एक ही होता है। जैसा कि मैंने बताया होगा आपको कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल या भस्म बोलिए या अधातु के ऑक्साइड और भस्म बोलिए। अधातु का ऑक्साइड यानी अधातु, जैसे कार्बन हो गया, कोई भी अधातु हो गया। ऑक्साइड यानी कि उसमें तो ज़रूर ऑक्सीजन रहेगा। कोई अधातु और ऑक्सीजन रहेगा तो समझेंगे कि हम वो अधातु का ऑक्साइड है। जैसे कार्बन, सल्फर, ये सब अधातु के साथ जब ऑक्सीजन मिला हो तो वो धातु का ऑक्साइड होता है, जिसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, जो कि एक अम्ल की भांति कार्य करता है। जैसे उदाहरण में भी आप देख लीजिए, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक भस्म होता है, CO2 जो कि अधातु का ऑक्साइड है जिसकी अम्लीय प्रकृति होती है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा लवण होता है तथा जल बनता है। इसमें लवण को भी बनता है परंतु जल इसमें अवश्य बनता है, जिसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। चौथा नंबर हो गया, जलीय विलयन में भस्म आयन प्रदान करता है। यानी किसी भी भस्म को हम जलीय विलयन में डालते हैं तो हमें आयन की प्राप्ति होती है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्ति होती है। KOH ले लीजिए जो कि हमारा एक भस्म है। जब हमने इसे जलीय विलयन में डाला तो हमें K+ पोटेशियम प्लस आयन तथा OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन की प्राप्ति होती है। तो हमें ज़्यादा गौर करना OH माइनस आयन पर। अगर हमें OH माइनस की आयन की प्राप्ति हो गई तो हम समझेंगे कि जो हमारा जलीय विलयन था वो भस्म का था। अगर हमें H+ आयन की प्राप्ति होती तो हम समझते हैं कि जो हमारा जलीय विलयन था वो अम्ल का जलीय विलयन था। तो हमें भस्म के जलीय विलयन से हमें OH
आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्ति होती है। देखिए, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसा कि हमने अम्ल में पढ़ा था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और उसी का अपोजिट हो जाता है भस्म, जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और नीला लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि नीला को नीला ही रहने देता है। तो ये इसका एक मेन प्रॉपर्टीज हो गया, जो हम अम्लों तथा भस्मों को दोनों को रिकॉल कर कर याद कर सकते हैं। अम्ल नीले को लाल करता है तो उसका हम जस्ट उल्टा कर देंगे, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। 6 नंबर हो गया हमारा, भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। यानी कि जब भी भस्म किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। आप ये एग्जाम्पल में भी आप देख लीजिए, CH3COOH जो कि हमारा एक दुर्बल अम्ल होता है, जब NaOH से अभिक्रिया करता है, भस्म से अभिक्रिया करता है, तो हमारे CH3COONA यानी कि लवण और हमें जल बनाकर जल की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर आप ले लीजिए HCl जो कि एक प्रबल अम्ल होता है। जब ये NaOH से अभिक्रिया करता है तो हमें NaCl लवण और H2O जल बनता है। देखिए, इसमें लवण में परिवर्तन आ सकता है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा लवण बन रहा है, CH3COONA बन रहा है लवण के रूप में, और यहाँ पर हमने देखा कि लवण के रूप में हमें NaCl बन रहा है। तो लवण किसी भी प्रकार के बन सकते हैं, परंतु इस अभिक्रिया में एक इम्पोर्टेंट होता है, इसमें जल जरूर बनता है। जल जब भी हम अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण हमें बने या किसी प्रकार का बने, उससे हमें कोई मतलब, इसमें जल जरूर बनता है। और एक ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले चैप्टर में बताया होगा, कि जल बन जाए किसी अभिक्रिया में, अगर जल बन जाए तो हम समझेंगे कि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने देखा कि दुर्बल अम्ल लिए या प्रबल अम्ल लिए, अगर हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया भस्म से करा देते हैं तो हमें लवण और जल की प्राप्ति हो जाती है। आई होप बच्चों आपको भस्मों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी गुण में को समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसे दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अब हम जान लेते हैं कि भस्मों का घरेलू उपयोग क्या होता है। हम घर के कार्यों में या घरेलू उपयोग में भस्मों को किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। पहला नंबर हो गया हमारा, चूना भस्म से मकान की पुताई की जाती है। ऐसे आपने घरों में देखा होगा कि पक्के के घरों में मकान की पुताई करने के लिए हम चूना का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा भस्म होता है। तो इस भस्म का उपयोग हमने देखा कि इस भस्म का उपयोग हमने घरेलू उपयोगों में या घर के कार्यों में किया। दूसरा नंबर हो गया हमारा, जल की कठोरता को दूर करने में भस्म का उपयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर हो गया हमारा, जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में। यानी कि अगर जल में कीटाणु उपस्थित है, अगर हम उसमें कुछ भस्म की मात्रा डाल देते हैं तो वो कीटाणु मर जाते हैं और हमारा जल शुद्ध हो जाता है। तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में भी भस्म का उपयोग किया जाता है। देखिए, जल को शुद्ध करने में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। जल पे उपस्थित कीटाणु को मारने को बोलिए या जल को शुद्ध करने को बोलिए, शुद्ध अगर ऐसा कीटाणु मारना या अगर गंदा जल भी है या खराब जल भी है तो हम उसमें एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि हमारा एक भस्म होता है, अगर हम उस जल में डाल दें तो हमारा जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, अभी हमने भस्मों के घरेलू उपयोगों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भस्मों के औद्योगिक उपयोग, यानी कि किसी भी उद्योग में हम भस्मों का उपयोग किन किन रूपों में करते हैं। इसका पहला नंबर हो गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड का उपयोग कांच उद्योग में होता है। यानी कि जहाँ पर कांच का निर्माण होता है वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO का उपयोग होता है। कॉपर ऑक्साइड का उपयोग कर कर ही कांच बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर हो गया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के उद्योग में किया जाता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भस्म का जलीय विलयन साबुन जैसा चिकना होता है,
तो साबुन बनाने में भी हमें भस्म का उपयोग करते हैं, यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम साबुन बनाने के उद्योग में करते हैं, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म होता है। तीसरा नंबर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। देखिए, दवा बनाने में भी भस्म का उपयोग किया जाता है, लेकिन सभी भस्मों का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग ही दवा बनाने के रूप में किया जा सकता है। चौथा नंबर हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड का उपयोग पेंट बनाने के उद्योग में किया जाता है, यानी कि किसी कारखाने या उद्योग में अगर पेंट बनाया जाता है तो उसमें ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक भस्म होता है। तो इसी के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। अभी हमने देखा कि किन किन भस्मों का उपयोग किन किन उद्योगों में होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं कि सीमेंट बनाने के उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दे देगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे भी दे सकता है। तो आप इसे अच्छे से समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि कौन से भस्म का उपयोग किसके निर्माण में किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आते हैं। 6 नंबर हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी सफाई करने के पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर में किस प्रकार के भस्मों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट याद करना जरूरी है होगा कि किस भस्म का उपयोग हम किन के निर्माण में करते हैं। तो चलिए, आई होप बच्चों आपको हमारे आज का यह क्लास पसंद आया होगा और तथा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और भस्मों के उपयोग को आप अच्छे से पढ़िए, किस भस्म का उपयोग किस में किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। अगर आपने फिजिक्स का क्लास नहीं किया होता तो हमारे चैनल में जाकर आप फिजिक्स का क्लास भी कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 का पूरा थ्योरी आपको मिलेगा और हिंदी व्याकरण के भी प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ तथा अन्य विषयों की भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।